नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया और उसमें एंटीसिपेटरी बेल इन उत्तर प्रदेश, उसकी जो प्रक्रिया है, जो माननीय न्यायालय की इसमें जो शक्ति है, उसके बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेल कितनी तरह की होती है और बेल का लॉ क्या है। बेल से संबंधित जो कानून है वो बहुत विस्तृत है। इनफैक्ट विगत बहुत सारे वर्षों से, कई दशकों से अपेक्स कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालयों के तमाम इसमें ढेर सारे निर्णय आए और उनके फलस्वरूप बेल लॉ अपने आप में एक बड़ा रोचक अध्ययन का विषय बना है। जहाँ तक लॉ की डिफरेंट, अगर हम ब्रांचेस की बात करें, तो बेल से रिलेटेड लॉ अपने आप में बहुत रोचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और समय समय पर वाइब्रेंट मोड अपनाते हुए ये समय समय पर इसको बदला भी जाता रहा है। तो जमानतें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एंटीसिपेटरी अग्रिम बेल, नंबर 2 इंटरिम अंतरिम बेल जमानत और नंबर 3 रेगुलर बेल। सबसे पहले हम जिसकी आज बात करेंगे वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न पुरानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 438 में प्राविधानित था। आपको मालूम ही है कि विगत वर्ष 2024 में 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाने के पश्चात सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिपील कर दिया गया। 1973 का जो सीआरपीसी थी उसमें एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रोविज़न थे और जो बीएनएसएस में सेक्शन 482 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनमें काफ़ी भिन्नता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का आशय होता है कि पुलिस के अरेस्ट करने से पहले जमानत का आदेश हो जाना। ऐसी जमानत, ऐसा एक आदेश जो कि यदि पुलिस अरेस्ट करती है विदाउट वारंट, तो फिर उसको जमानत पर छूट जाने का अधिकार अभियुक्त को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकते हैं। तो सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय को ये शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वो किसी अभियुक्त जो कि अपनी अरेस्ट को एप्रीहेंड कर रहे हैं, और 482 का जो नया एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न आया है उसके हिसाब से अ पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव का मतलब एप्रीहेंड द अरेस्ट। तो यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव, चूँकि एक ये क्लोज है रीज़न टू बिलीव, इसका हम इंटरप्रिटेशन ये देंगे कि यदि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है जिसमें उसको अपने अरेस्ट की आशंका है, तो ऐसा व्यक्ति सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है और वहाँ से रिलीफ पा सकता है। 438 में जो पहले प्राविधान थे वो काफ़ी विस्तृत थे और उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए थे। 4 ग्राउंड्स थे जिनको विचार करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत प्रदान करने पर विचार करते थे। उनमें जैसे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, नेचर एंड ग्रेविटी, उसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसका एंटीसीडेंट्स क्या हैं, फिर उसके अलावा गवाहों को धमकाने की या उनको प्रलोभन देने की संभावना कितनी है, या वो कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के साथ, या देश छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, इस तरह की कितनी उसकी संभावना है। ये सारी बातें होती थी। इस पर विचार करने के बाद अग्रिम बेल का आदेश न्यायालय द्वारा किया जाता था। कुछ और भी कंडीशन थी, जैसे 438 में एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की हियरिंग के दौरान भी मान्य न्यायालय को ये शक्ति थी कि वो इंटरिम ऑर्डर कर सकते थे और फाइनल हियरिंग की डेट लगाने से पहले एसपी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस देना होता था जो कि मिनिमम 7 डेज का होता था और उनकी बात को सुनना होता था। उसके बाद फिर कोई आदेश पारित होता था।
उतनी डिटेल जो चीज़ें थी, वो जो व्यवस्थाएं थी, वो अभी फ़िलहाल सेक्शन 482 बीएनएसएस में नहीं है। और बीएनएसएस में जो प्राविधान है उसमें कोर्ट को काफ़ी डिस्क्रिप्शन है। इंटरिम ऑर्डर का कोई क्लियर कट आदेश या विधायिका का मंशा इसमें नहीं है। अब आगे चल के पता चलेगा कि माननीय न्यायालयों द्वारा इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है, और जो उसकी माननीय न्यायालयों की इनहेरेंट पावर्स हैं, इनहेरेंट जुडिशियल पावर्स टू इंश्योर जस्टिस, उसके तहत वो उसको किस हद तक उस दायरे को बढ़ाते हैं, और क्या इंटरिम ऑर्डर्स करने शुरू होंगे या नहीं, ये अभी देखना होगा। इसके अलावा ये भी प्रोविज़न है कि कोर्ट चाहे तो इंटरिम बेल ग्रांट करते समय कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं, जिनमें विशेष कंडीशंस होती हैं कि जो जिसको ग्रांट की गई है बेल, जो एक्यूज्ड है या जो व्यक्ति जिसको अपनी अरेस्ट की आशंका है, वो कोऑपरेट करे पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ। वो देश छोड़ के नहीं जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसके अलावा वो किसी गवाहों को धमकाना या उनको प्रलोभन देना, ये सब कार्य नहीं करेगा, या कोई और भी जो फैक्ट्स एंड केस सर्कमस्टेंस ऑफ द केस में माननीय न्यायालय उचित समझता है, उस तरह की कंडीशंस लगाई जा सकती है। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि यदि किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है, ग्रांट कर दी गई है, तो उसके बाद यदि कोई एसएचओ उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करता है, तो उनको तत्काल उसकी बेल लेनी होगी, प्रोवाइडेड कि वो व्यक्ति बेल देने को तैयार हो। इसी तरह से यदि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई वारंट जारी करता है, तो वो बेलेबल वारंट जारी करेगा, और फिर उसकी जैसे बेल बॉन्ड भरवाने के बाद जमानत होती है, उस तरह से उसकी जमानत हो जाए। ये प्रोटेक्शन दिया गया ऐसे व्यक्ति को जिसके फेवर में के माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत का आदेश कर दिया है। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से मैंने शुरू किया था, कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो अपने जजमेंट के द्वारा एक अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध 2011 में एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था, हत्या का अभियोग चला था, जो उसको राहत दी है, जो उसके पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया है, उसमें 2024 से पूर्व, यानी कि 1 जुलाई 2024 जब बीएनएसएस आया, उससे पूर्व जो सीआरपीसी 1973 की थी, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान में जो 3 लिस्टें दी गई है, 3 सब तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का एक विषय है, उसकी एक सूची, एक एंट्री है ये। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा उसी शक्ति के तहत एक सेंट्रल एक्ट बनाया गया है, सीआरपीसी और अब बीएनएसएस। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अमेंडमेंट करने की पावर्स होती है। तो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए, शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ही उत्तर प्रदेश राज्य की विधायिका ने समय समय पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किए थे, जिसमें से एक एक्ट जो कि 2019 में पास किया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बड़ा डिटेल था, और उसमें यह प्रोविज़न किया गया था कि किन किन मामलों में अग्रिम बेल नहीं दी जा सकेगी। उनमें ऐसे मामले थे जैसे कि गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, या गैंग रेप के मामले हैं, एनडीपीएस के मामले हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले हैं, या कोई और ऐसा ग्रीवियस ऑफेंस जो कि हत्या या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय हो, ऐसे अपराधों के संबंध में अग्रिम बेल देने पर प्रतिबंध था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत स्थिर किया कि जैसे ही 1 जुलाई को पुरानी सीआरपीसी रिपील हुई, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी रिपील हो गया। तो अब वो प्रोटेक्शन प्रोसिक्यूशन को उपलब्ध नहीं है, और अब बीएनएस के जो प्रोविज़न हैं उसमें इंटरिम बेल पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। और चूंकि इस बीच में राज्य सरकार द्वारा अभी कोई स्टेट अमेंडमेंट किया नहीं गया है, तो इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अग्रिम बेल ग्रांट कर दी। ये था मुख्य रूप से अग्रिम बेल के बारे में नियम। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको किसी नॉन बेलेबल मामले में अपनी गिरफ्तारी होने का अंदेशा हो, अंदेशा का मतलब है उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला, आपराधिक एफआईआर इस तरह की कोई दर्ज हो, वो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है विद ए रिक्वेस्ट टू ग्रांट इंटरिम बेल।
फिर माननीय न्यायालय उस पर विचार करेंगे, कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं बेल देने की। अगर आदेश होता है तो ऐसी स्थिति में एसएचओ अगर बाद में उनको विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तो उसको बेल लेनी होगी, और अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई वारंट जारी करता है तो वो बेलेबल वारंट जारी होगा। इस एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है और जो उसकी शक्तियां हैं, उसका एक अपवाद है जो कि सेक्शन 482 में दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो कि सेक्शन 65 BNS, उसका मतलब हुआ 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष की कम की महिला के साथ बलात्कार, या सेक्शन 70 क्लोज 2 दैट इज गैंगरेप, या 18 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप, तो ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल का कोई अधिकार ऐसे व्यक्ति या अभियुक्त को नहीं होगा और उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी।